जोया जैसे ही अपने कमरे में बैठी छोटू से सुनती है कि बाहर आकाश आया हुआ है, उसी वक्त अपनी जगह से उठकर सामने बने राखी मेज से एक बेत की छड़ी उठाते हुए छोटू से कहती है, तू बाहर जा छोटू, मैं अभी आती हूँ। लंगड़ाते हुए छोटू जोया के कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर आश्रम के परिसर में आकाश बच्चों को डिनर के लिए प्लेट्स दे रहा होता है। तभी जोया अपने कमरे से बाहर आती है और अपने पीछे बेत की छड़ी छपाते हुए आकाश की ओर धीरे धीरे जाने लगती है। आकाश जोया की छड़ी से बेखबर बच्चों को खाना बांट रहा होता है। तभी उसकी नजर जोया पर पड़ती है, जो कि उसके ओर आ रही होती है। जोया को देख आकाश उसे कहता है, अरे जोया जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। मैं बस बच्चों के लिए डिनर लेके आया हूँ। जोया आकाश से सवाल करती हुई पूछती है, लगता है आपका आश्रम में काफी दिल लग चुका है, यहीं रहने का इरादा है क्या? जोया का सवाल सुनकर आकाश उसे कहता है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनसे दूर रहने का मन ही नहीं कर रहा। जोया आकाश के करीब पहुंचते हुए उसे कहती है, सामने से तुम फरिश्ता दिखाई पड़ते हो, पर अंदर से शैतान हो शैतान। तभी जोया ने जो अपने हाथों के पीछे बेत की छड़ी छुपा कर रखी होती है, उसे वो आकाश के पैरों पर जोर से मारना शुरू कर देती है। आकाश को पिटता हुआ देख वहां के बच्चे खूब हंसना शुरू कर देते हैं। उन छोटे बच्चों को तो वो बस एक मजाक लग रहा होता है। उसी वक्त थापा भागते हुए वहां आता है और जोया से कहता है, अरे क्या हुआ दीदी, क्यों मार रही हो इन्हें? अपने आप को जोया की मार से बचाते हुए आकाश भी उससे पूछने लगता है, अरे हाँ जोया मैडम, क्या गुनाह हुआ है मुझसे जो मुझे ऐसे पीट रही हो? जोया एक सेकंड के लिए पीटना बंद करते हुए कहती है, सभी को यहाँ अंधेरे में रख रखा है तुमने। बच्चों का एक्सीडेंट करके वहां से भाग जाते हो और ऊपर से उन्हें ये खाना भी खिलाते हो। मुनाफिकत की भी हद होती है। अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जब जो दिल में आए वो करोगे। अगर गलती की है तो उसे कहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। गुस्से से जोया अपनी बेत की छड़ी को वहां फेंक देती है। जोया को गुस्से में खड़ा देख आकाश एक राहत की सांस लेते हुए कहता है, मुझे पीटकर दिल का बड़ा बोझ उतार दिया आपने जोया मैडम, थैंक यू। सच में काफी बड़ा मजा आया आपकी मार खाकर। आकाश की बात सुनकर जोया मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहती है, मार खाकर मजा आया? कहीं ये साइको तो नहीं है? अब मुझे इससे डर लग रहा है। आकाश जोया से कहता है, माना कि मुझसे गलती हुई है और कब से ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अच्छा हुआ जो आपको ये बात पता चल गई, वरना पता नहीं कब तक मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता। आकाश की बात सुनकर वहां खड़ा थापा कहता है, छोड़िए ना दीदी, देखिए छोटू को भी कुछ नहीं हुआ है और इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। जोया आकाश से दूर जाते हुए कहती है, ठीक है, माफ किया। एक राहत की सांस लेते हुए आकाश कहता है, वैसे आप हैदराबाद से हो ना? मेरी दीदी भी हैदराबाद से ही है। किसी दिन ले चलिए अपने शहर, यूं ही थोड़ी तस्करी कराते हैं। हैदराबाद का नाम सुनते ही जोया के चेहरे की रंगत भी उड़ जाती है। उसके चेहरे से झरझर आंसू बहने लगते हैं। जोया को यूं अचानक रोता हुआ देख आकाश हैरान होने लगता है। तुरंत ही जोया मुड़कर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। जोया को ऐसे जाता हुआ देख आकाश थापा से पूछता है, ये अचानक से जोया मैडम को क्या हो गया? अपना सिर हिलाते हुए थापा आकाश से कहता है, पता नहीं, जब कभी भी हैदराबाद का नाम सामने आता है दीदी यूं ही हमेशा मायूस हो जाती है। पर मुझे इतना पता है, दीदी की जान अटकी होती है हैदराबाद में। अपना सिर हिलाते हुए आकाश सोचते हुए कहता है, पता करना होगा क्या ऐसा है हैदराबाद में जिसमें जोया मैडम की जान अटकी हुई है। गाना गाते हुए आकाश वहां से जाने लगता है। लाल छड़ी मैदान खड़ी। कॉन्टेस्ट के जीतने के बाद अनमोल और सलीम फ्लैट पर जश्न मना रहे होते हैं। सलीम के फ्लैट में अनमोल शराब से बड़ी बोतल सीधे टेबल से उठाकर अपने मुंह से लगाकर पीने लगता है। अनमोल को शराब पीता देख सलीम उसे कहता है, क्या बात है अनमोल, आज बिना कहे खूब पी रहा है। शराब पीते हुए अनमोल सलीम से कहता है, जी सलीम भाई, ऐसे मिलने की खुशी से ज्यादा मुझे अपने दुश्मन मदन गुप्ता के हार की खुशी है, इसलिए मैं आज आपके बोलने से ही पहले पी रहा हूँ। तभी सलीम जोया को याद करते हुए कहने लगता है, काश जोया भी यहाँ होती, उसके होने से एक अलग ही रौनक थी यार। आखिरी बार याद है तुझे, इसी फ्लैट में कैसे उसने फ्रिज से बियर निकाल कर पिया था। सलीम की बात सुनकर अनमोल की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने आप को संभालते हुए सलीम से कहता है, अलग ही थी वो सलीम भाई, अभी भी मेरी सारी जान उस पर अटकी होती है। पता नहीं अभी क्या कर रही होगी।
उसी वक्त सलीम अनमोल से सवाल करता है, क्या तुझे जोया से मिलने की हसरत नहीं होती? मुस्कुराते हुए अनमोल सलीम से कहता है, अगर जोया की एक झलक के लिए भी मुझे चार मीनार से कूदना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। उस मदन गुप्ता की वजह से जोया मेरी जिंदगी से अलग हुई है और इसका खामियाजा भी मैं मदन गुप्ता से चुकता करके ही रहूंगा। अनमोल की बात सुनकर सलीम उसे नसीहत देते हुए कहता है, मदन गुप्ता छोड़, उसकी बेटी के साथ तेरा क्या सीन है? तेरे आसपास काफी दिखाई दे रही है, बड़ी अच्छी दोस्ती हो रखी है तुम लोगों की आजकल। मेरी बात मान, दूर रहे उससे। सलीम की बात सुनकर अनमोल को एकदम से हंसी आ जाती है। वो शराब पीते हुए सलीम से कहता है, क्या सलीम भाई, आप भी ना, आपको पता है आज की मेरी सारी खुशी का श्रेय किसे जाता है? अनमोल की बात सुनकर सलीम अपना सर हिलाते हुए पूछता है, किसे जाता है तेरी खुशी का श्रेय? जवाब देते हुए अनमोल सलीम से कहता है, मेरी खुशी का बड़ा श्रेय काजल को जाता है। मेरे लिए तो कॉन्टेस्ट की असली जीत मदन गुप्ता के उस रिंग के टूटने की थी। सलीम चौंकते हुए अनमोल से पूछता है, तो क्या बेटी ने ही अपने बाप का एंटीक तोड़ा है? हंसते हुए अनमोल कहता है, बस यूं ही समझ लीजिए। अपने सिर को झटका देते हुए सलीम अनमोल से कहने लगता है, या तो तुझे चढ़ चुकी है या तो मुझे, दोनों ही हाल में हमें चुपचाप कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। सलीम की हाँ में हाँ मिलाते हुए अनमोल उससे कहता है, सही कहा सलीम भाई, अभी जाकर सो जाते हैं, कल सुबह मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, पापा कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं। मदन गुप्ता के घर पर काजल गुस्से के मारे तोड़ फोड़ कर रही होती है। घर पर रखी सभी एंटीक्स की चीजों को वो एक एक कर तोड़ रही होती है। मदन गुप्ता अपने सिर को हाथ लगाए उन टूटी हुई चीजों को देखते हुए कहता है, बस कर बेटी, और कितनी चीजें तोड़ेगी? सारे घर की चीजें तो अब खत्म भी होने आई हैं। ऐसी क्या बात है जो तू इतनी गुस्से में आ रही है? जोर से काजल एक बांस जमीन पर फेंकते हुए कहती है, मेरे अंदर तो इतना गुस्सा भरा हुआ है पापा कि मेरा बस चले तो मैं सारे घर को आग लगा दूं। चिल्लाते हुए मदन गुप्ता काजल से पूछता है, आखिर बताएगी कि हुआ क्या है? तब से पूछे जा रहा हूं तुझसे। आंखों में गुस्सा लिए काजल मदन गुप्ता के पास आते हुए कहती है, मैं हार गई पापा, मैं अपने दुश्मन से हार गई। मदन गुप्ता काजल की बात सुनकर हंसने लगता है। हार की बात पर अपने पिता को हंसता हुआ देख काजल आश्चर्यचकित होते हुए पूछती है, यहाँ मेरी हार हुई है और आप हो कि मेरे हार पर हंस रहे हो? मदन गुप्ता काजल को समझाते हुए कहता है, तेरी हार पर नहीं हंस रहा हूँ बेटा, तेरी नादानी पर हंस रहा हूँ। अगर दुश्मन पाल रखा है तो उससे मात भी मिलती है, पर उस हार को जीत में कैसे तब्दील किया जाए वो सोचने की जगह तो तू अपना ही नुकसान कर रही है। अपने पिता की बात सुनकर काजल अपने चारों ओर फर्श पर टूटी हुई चीजें देखते हुए कहती है, सही कहा पापा, गुस्से ही गुस्से में आज के दिन मैंने अपना और आपका भी काफी नुकसान कर दिया। जैसे ही काजल को अपनी बात समझ में आती है, मदन गुप्ता झट से उसे कहता है, हाँ अब समझ आई ना बात तुझे, तो अब ये बता कैसे करेगी तू इन सभी चीजों की भरपाई? शातिर मुस्कान अपने चेहरे पर लिए काजल मदन गुप्ता से कहती है, इन सब की भरपाई मैं अपने दुश्मन का नुकसान करके लूंगी पापा। काजल की बात सुनकर मदन गुप्ता हंसने लगता है और उसी के साथ काजल भी हंसने लगती है। सुबह होती है। अस्पताल के बेड पर लेटे राघवेंद्र किसी से बात नहीं कर रहे होते, मानो वो किसी बात पर रूठे हुए हो। चंदा राघवेंद्र को मना रही होती है। उसी वक्त नीलम वहां आती है और राघवेंद्र को रूठा हुआ देख चंदा से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, ये ऐसे क्यों बैठे हैं? नीलम की बात सुनकर राघवेंद्र उसे कहता है, उसे क्या पूछ रही है, मुझसे पूछ कि मुझे किस चीज की नाराजगी है। हंसते हुए नीलम राघवेंद्र से पूछने लगती है, अच्छा पापा जी ठीक है, बताइए क्यों नाराज हो आप? रूठे हुए अंदाज में राघवेंद्र नीलम से कहता है, मुझे अस्पताल से नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। राघवेंद्र की बात सुनकर चंदा उन्हें कहती है, ये क्या बच्चों वाली जिद पकड़कर बैठे हुए हो? नीलम चंदा को रोकते हुए राघवेंद्र से पूछती है, कल तक तो आपको घर जाना था, आज ऐसा क्या हो गया कि आपको अभी अस्पताल में ही रहना है? राघवेंद्र नीलम को देखते हुए उसे कहता है, मेरी बहू के बिना मेरा मन नहीं लगने वाला घर में, इसीलिए मैं वापस जाना ही नहीं चाहता। चौंकते हुए नीलम राघवेंद्र से पूछती है, बहू? कौन बहू? तभी राघवेंद्र नीलम से कहता है, तेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है तेरे और अनमोल के बारे में।
कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब मेरे सामने ज्यादा बनो मत। राघवेंद्र और नीलम वहां बात कर ही रहे होते हैं कि चंदा वहां अनमोल को पीछे खड़ा देखती है। क्या सुन ली है अनमोल ने राघवेंद्र और नीलम के बीच की बातें? क्या होगा जब अनमोल को पता लगेगा कि उसके माता पिता नीलम को अपने घर की बहू के रूप में देख रहे हैं? और इंतकाम में डूबी काजल आगे क्या करेगी अनमोल के साथ, जानने